Good morning, students. We are going to study about the chapter number 9, भोली। तो जो भोली है, जो उसकी टीचर है, उससे पूछती है कि व्हाट इज़ योर नेम। तो भोली, क्योंकि वो स्टेमर है यानी हकलाती है वो, और वो जो टीचर उसको इनक्रेज करती है और उसको बोलने के लिए कहती है कि तुम्हें बोलना चाहिए, तो वो बोलती है बह बह बह, और लास्ट में वो बोलती है भोली। एट लास्ट ही वॉज एबल टू से इट, यानी वो अंत में अपना नाम पूरा लेना वो योग्य हो जाती है, उसके यानी उसको नाम को ले लेती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और यानी एकदम राहत महसूस करती है। एज, इस तरह से, इफ़ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, यानी इसका ऐसा लगता था कि मानो उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर, वेल डन हर अफेक्शनेटली एंड सैड, यानी जो टीचर है उसकी यानी प्यार से उसके सर को थपथपाती है और उसको क्या कहती है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, यानी और कहती है कि अपने दिल से जो डर है उसको बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोलने के लिए योग्य हो, यानी तुम अगर मेहनत करोगी तो तुम आसानी से बोल सकते हो। लाइक एवरीवन एल्स, यानी हर किसी की तरह। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, यानी भोली ऊपर देखती है और ऐसा लगता था कि मानो उसके बिहेवियर से, यानी उसकी लोकेशन से, कि वो वास्तव में ये पूछ रही हो कि ये क्या ऐसा हो सकता है। तो जो टीचर है वो क्या कहती है, यस यस, यानी बिल्कुल हाँ, यानी तुम बोल सकती हो और तुम आसानी से कुछ भी काम कर सकती हो। तो यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यानी ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, यानी तुम रोज़ाना स्कूल आना। विल यू कम, क्या तुम रोज़ाना स्कूल आओगी। तो भोली नोडेड, नोडेड कहते हैं सिर को हाँ में हिलाने को, यानी उसने गर्दन हिला दी। नो से इट अलाउड, यानी इसको गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, आपको आवाज़ से यानी अपने मुंह से बताना है। तो ये यस, यानी वो थोड़ी सी हकलाती है और कहती है यस। एंड भोली हर सेल्फ वाज एस्टोनिस्ड, यानी जो भोली थी वो खुद अपने आप में अचंभित थी। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, यानी कि वो इस बात को कहने में कामयाब रही। और डिडेंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, यानी डिडेंट आई टेल यू, यानी मैं तुम्हें बताना, यानी डिडेंट आई टेल यू, कि मैं तुम्हें जब तक ना बताऊं, नाउ टेक दिस बुक, यानी इस किताब को ले लो, यानी उसको इसकी किताब देती है। यानी और द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, यानी वो जो बुक थी जो भोली को वो टीचर देती है कि वो पिक्चरों से फुल थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, यानी उन पिक्चरों में कलर्स भी भरे हुए थे, जिसमें डॉग थे, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, यानी उसमें गाय की भी एक तस्वीर थी, जैसे कि एक लक्ष्मी थी, उसकी भी तस्वीर उसमें मौजूद थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर जो तस्वीर थी उस पर बड़े बड़े अक्षरों में एक वर्ड भी लिखा हुआ था। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, यानी वो कहता है, जो टीचर है उसको बताती है कि लगभग 1 महीने के अंदर ही तुम इस किताब को पढ़ने में एबल हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, यानी और वो कहती है कि उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, यानी इससे भी बड़ी बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद फिर और बड़ी किताब दूंगी। तो इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, यानी जिस तरह से और जो लड़कियां हैं इस गांव में वो सीखती हैं, उसी तरह से तुम्हें भी उनकी तरह सीखना होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद आपके ऊपर कोई भी नहीं हंसेगा, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी आपको मजाक नहीं उड़ाएगा। पीपल विल लिसन टू यू, यानी पीपल तुम्हें, यानी जो लोग हैं वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे विद रेस्पेक्ट, इज्जत के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, अंडरस्टैंड, यानी उसको समझाती है कि जैसे तुम मेहनत करोगी तो उसी तरह से तुम इस किताब को पढ़ना सीख जाओगे, और जैसे तुम पढ़ना और बोलना सीखोगी तो लोग तुम्हें सुनेंगे, यानी तुम्हारे ऊपर हंसेंगे नहीं, और अच्छी तरह से और इज्जत के साथ तुम्हें रेस्पेक्ट भी देंगे। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग, यानी और वो घर जाता है और उसे कहते हैं कि सुबह कल जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, यानी जो भोली थी वो सोचती है कि उसके मन में ऐसा महसूस हुआ
कि गांव में जो मंदिर थे उसकी सारी घंटियां बजने लगी। कहने का मतलब है ही वॉज सो हैप्पी, ठीक है, यानी इतने रेस्पेक्ट यानी इतनी प्यार के साथ वो इतनी खुश थी कि मानो कि सारे जो गांव में जो मंदिर थे उनकी सारी घंटियां एक साथ बजने लगी हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड, और ऐसा लगता था कि मानो जो पेड़ उसके स्कूल के सामने थे, घर के सामने थे या रास्ते में थे, उनमें फूल खिले हुए हों। इन ब्लॉसम्ड कहते हैं फूलों का खिलना। इनटू बिग रेड फ्लावर्स, यानी बड़े बड़े लाल फूल थे, यानी उसकी इमेजिनेशन में ओनली। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप, यानी उसका जो दिल था वो एक ऐसे नई आशाओं के साथ धड़कने लगा, यानी उसमें महसूस होने लगा। एंड ए न्यू लाइफ, और ऐसा लगता था कि मानो उसको एक नया जीवन मिल गया हो। नेक्स्ट, रीड एंड फाउंड आउट, यानी व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट यानी बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, यानी जो भोली के पिताजी थे वो बिशंबर का जो प्रपोजल था शादी का भोली के लिए, उसको क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट है व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, यानी जो मैरिज थी वो क्यों नहीं कंप्लीट हुई, यानी कहने का मतलब है कि जो मैरिज थी वो पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई उसका कारण बताना है। तो इसमें आपको उसको फाइंड आउट करना कि क्यों नहीं हुई। दस द ईयर्स पास्ड, यानी बहुत सारे साल गुजर गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, यानी अब वो जो गांव था छोटा सा अब एक छोटा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, यानी जो छोटी कभी प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी अब वो हाई स्कूल तक पहुंच चुकी थी। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, यानी अब उस गांव में एक छोटा सिनेमा भी था जो टीन शेड के नीचे था। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन गिनिंग मिल यानी रुई को बीज से अलग करने की एक मिल थी, वो भी उसमें लग चुकी थी। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, यानी और उसके जो रेलवे स्टेशन पर जो वहाँ पर था वहाँ कभी कभी रेल आती थी, तब वहाँ पर रेल भी आने लगी थी। यानी कहने का मतलब एक थोड़ा छोटा सा स्मॉल टाउन बन गया था वो। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर यानी रात के खाने के बाद, रामलाल सर टू हिज वाइफ, यानी रामलाल अपनी पत्नी से बोलता है देन सेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, यानी और वो कहता है कि तब मैंने बिशंबर जो है उसका जो प्रपोजल है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? यस सर्टेनली हिज वाइफ सैड, यानी वो कहती है कि हाँ वास्तव में अच्छा है, यानी वो निश्चित रूप से काफ़ी एक्सेप्टेबल है। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, यानी वो क्या कहती है कि जो भोली है वो बहुत ही होनहार या फिर भाग्यशाली है कि उसको वेल टू डू का मतलब होता है वेरी रिच, यानी पैसा वाला आदमी। तो भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, यानी भोली काफ़ी किस्मत वाली है कि उसको इतना अच्छा पति मिलेगा। ए बिग शॉप, यानी एक जिसकी बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ऑन, यानी और उसका खुद का घर है। एंड आई हियर, और मैंने सुना है सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और ऐसा लगता है कि मैंने सुना है कि कई हज़ार यानी काफ़ी पैसे उसके बैंक में भी जमा है। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दहेज की मांग नहीं कर रहा है। डावरी बोलते हैं दहेज को। दैट्स राइट, यानी वो क्या कहता है कि बिल्कुल ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, यानी वो क्या कहता है तुम जानते हो कि वो इतना जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम एंड ही आल्सो लिम्प, यानी वो कहता है कि उसकी जो उम्र है वो लगभग ऐसी है जैसी कि मेरी जो रामलाल था उसकी उम्र का था। एंड ही आल्सो लिम्प बोलते हैं लंगड़ाने को, यानी वो लंगड़ा भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी पहली पत्नी थी उसके जो बच्चे थे वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, यानी छोटे नहीं हैं। तो सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50, यानी वो कहता है सो व्हाट डज इट मैटर, यानी इसमें क्या बात है। हिज वाइफ रिप्लाइड, यानी उसकी जो पत्नी है वो जवाब देती है कि इसमें क्या परेशानी है। 45 और 50, यानी वो लगभग 45 से 50 का होगा। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, यानी आदमी के लिए ज़्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट, यानी हम भाग्यशाली हैं कि ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, यानी वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क एंड हर लैक ऑफ सेंस, यानी
और उसको ये नहीं पता कि उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स यानी बड़ी माता के यानी तपेदिक के निशान थे, गड्ढे थे। एंड हर लैक ऑफ सेंस, यानी लैक ऑफ सेंस का मतलब होता है कि वो समझदार नहीं थी, कहने का मतलब है कि पागल थी। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, यदि हम उसके प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ही शी में रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, और अगर ऐसा होता है तो वो अपने जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, उसकी शादी नहीं हो पाएगी। तो यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, परंतु मैं इस बात से अचंभित हूँ कि मैं इस बात से थोड़ा सा अनभिज्ञ हूँ कि जो भोली है वो क्या कहेगी। तो व्हाट विल दैट यानी विटलेस वन से, सी इज़ लाइक ए डम काव, यानी वो क्या कहता है कि वो बेचारी क्या कहेगी, यानी कुछ कहने के लायक नहीं थी। यानी विटलेस बोलते हैं यानी बेचारगी, यानी जिसके पास कोई चारा ना हो। शी इज़ लाइक ए डम काव, यानी वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। ठीक है, तो मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, यानी जो रामलाल है वो उसकी बात को स्वीकार करते हुए कहता है कि शायद ऐसा हो, यानी जैसा हम सोच रहे हैं हमारे साथ वैसा ही हो। तो इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी जो कोर्टयार्ड यानी आंगन जो था उसके दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, यानी अपनी चारपाई पर जो भोली थी वो एकदम जगी हुई लेटी थी, यानी वो सिर्फ लेटी हुई थी, सोई नहीं थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, यानी जो उसके माता पिता आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनको वो सुन रही थी। तो बिशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, यानी जो बिशंबर नाथ था वो एक अच्छा धनी, ग्रोसर बोलते हैं जैसे पंसारी था, यानी दुकानदार था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिज फॉर द वेडिंग, यानी ही कैम विद ए बिग पार्टी, यानी वो काफ़ी बड़ी पार्टी के साथ यानी काफ़ी लोगों के साथ वहाँ पर आया। ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी दोस्त और नातियों के साथ, यानी नातेदारों यानी रिश्तेदारों के साथ। विद हिम फॉर वेडिंग, यानी उसकी शादी के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग, यानी एक ब्रास बैंड जो इसमें जो म्यूजिकल पार्टी थी उसमें लेके आया था कि ब्रास बैंड जो प्लेइंग था ऑफ ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन, यानी एक हिंदुस्तानी जो फिल्म थी उसकी जो प्लेइंग यानी उसकी धुन जो थी वो बजाई जा रही थी, जो कि आमतौर पर शादियों में बजाई जाती है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, यानी जो ब्राइड ग्रूम था यानी जो दूल्हा था वो एकदम सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। रामलाल वाज एंजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, यानी जो रामलाल था वो काफ़ी खुश था, ओवरजॉयड काफ़ी खुश, टू सी सच पॉम्प यानी इतनी धूम को देखकर, एंड स्प्लेंडर और शान को देखकर, स्प्लेंडर बोलते हैं शान को। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, यानी उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, यानी उसने सपना भी नहीं देखा था दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, यानी जो उसकी चौथी लड़की थी छोटी वाली उसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन, यानी जो भोली थी उसकी जो बड़ी बहनें थी वो भी उस प्रोग्राम में आई थी। वर यानी एनवियस ऑफ हर लक, एनवियस बोलते हैं जलन को, यानी ऐसा लगता था कि मानो जो भोले की जो बड़ी बहनें थी उसकी किस्मत पर जल रही थी। ठीक है, तो वो ऐसा लगता था कि मानो उससे नफरत करती हैं, उससे जलती हैं। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट कैम द प्रीस्ट सैड ब्राइड द ब्रिंग द ब्राइड, यानी जब वो पवित्र अवसर यानी पवित्र मौका आया, यानी तो जो पंडित था प्रीस्ट था वो बोलता है कि दुल्हन को लाया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से उनका जो प्रोग्राम शादी का था वो शुरू होगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे, तो इसको आपको स्टडी करना है और इसको अच्छे से एकदम तैयार करना है। तो यहाँ से अगले वीडियो में हम इसको सेंड करेंगे, ठीक है ना।